तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और उतने ही विवादास्पद टॉपिक पर आते हैं। आज हम 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डिकोड करने वाले हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन सभी गंभीर दावों और आलोचनाओं की गहराई में जाएंगे जो हमारे सोर्स मटेरियल ने उठाए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारा सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य के साथ इस चर्चा को शुरू करता है। जरा सोचिए, 6 करोड़ 60 लाख साल, इतने लंबे समय से लेदरबैक सी टर्टल हमारी इस धरती पर सरवाइव कर रहा है। मतलब डायनासोर के खात्मे से लेकर आइस एज तक सब कुछ इन्होंने झेला और ये बच गए। लेकिन अब सोर्स का दावा है कि इस नए डेवलपमेंट की वजह से ग्रेट निकोबार पर मौजूद इनके 90% नेस्टिंग साइट्स, यानी जहां ये अंडे देते हैं, वो हमेशा के लिए खतरे में पड़ गई हैं। ये वाकई चिंता में डालने वाली बात है ना? अब इस पूरे जटिल मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने सोर्स के इस डिटेल्ड एनालिसिस को 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के स्केल से, फिर बात करेंगे इससे जुड़ी पर्यावरण की चिंताओं और वहां के मूल निवासियों पर पड़ने वाले असर की। इसके बाद हम उन दावों पर नजर डालेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट की मंजूरी में नियमों की अनदेखी हुई, और आखिर में मलक्का स्ट्रेट वाली डिबेट और इस पूरे प्रोजेक्ट के असली कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक मकसदों को भी समझेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। आखिर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर सरकार बनाने क्या जा रही है? इस प्रोजेक्ट का असल स्केल क्या है? सोर्स के मुताबिक ये जो 81,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रोजेक्ट है ना, ये मुख्य रूप से 4 बड़े हिस्सों में बटा है। इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, मिलिट्री और आम नागरिकों दोनों के इस्तेमाल के लिए एक डुअल यूज एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक 450 MVA का पावर प्लांट होगा और साथ ही एक पूरी कमर्शियल टाउनशिप भी बसाई जाएगी। जरा इस स्केल का अंदाजा लगाइए। इस एनालिसिस के हिसाब से यहाँ करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। और हाँ, इसका पहला फेज 2028 तक पूरी तरह से चालू करने का टारगेट रखा गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं। और यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने रखता है। यह हमें दिखाता है कि सरकार क्या दावा कर रही है और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का डेटा क्या कह रहा है। दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ये अंतर इतना बड़ा है कि आपको हैरान कर देगा। एक तरफ सरकार कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे अंडमान और निकोबार के वन क्षेत्र का सिर्फ 1.82% हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। सुनने में बहुत कम लगता है ना? लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट उठाता है। अगर हम सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये उस पूरे द्वीप का 15% हिस्सा बन जाता है। इसी तरह सरकार का आंकड़ा कहता है कि करीब 7 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र अनुमान क्या कहते हैं? उनके मुताबिक 1 करोड़ तक पेड़ कट सकते हैं, वो भी ऐसे पेड़ जो 100 साल पुराने हैं। हमारा विश्लेषण कड़ी चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटने से इस आइलैंड का नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल और बारिश का पूरा सिस्टम ही बुरी तरह डैमेज हो जाएगा। बात सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि वहां की अनोखी प्रजातियों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एनालिसिस के मुताबिक 16,150 से भी ज्यादा कोरल कॉलोनीज पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर हैं। अब सरकार का कहना है कि वो इन कोरल रीफ्स को रीलोकेट कर देंगे, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। लेकिन सोर्स के अनुसार वैज्ञानिक इस योजना को सिरे से खारिज करते हैं। वो इसे साइंटिफिक मैडनेस कहते हैं, क्योंकि विज्ञान में कोरल को ऐसे शिफ्ट करने का तरीका अब तक कहीं भी प्रमाणित या प्रूवन नहीं है। पर्यावरण के इस भारी नुकसान के बाद अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, आदिवासियों पर प्रभाव। यहाँ हम इस मेगा प्रोजेक्ट की मानवीय कीमत को समझेंगे। हमारा फोकस मुख्य रूप से शोम्पेन जनजाति पर होगा, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग ना के बराबर है। सिर्फ 29। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2011 की जनगणना के मुताबिक शोम्पेन जनजाति की कुल आबादी सिर्फ 29 दर्ज की गई थी। आप समझ सकते हैं कि ये समूह कितना छोटा और कितना संवेदनशील है। सोर्स एक बहुत ही वाजिब तर्क देता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर बाहर से लोग वहां जाएंगे तो वो अपने साथ ऐसी नई बीमारियां भी ले जाएंगे जिनके खिलाफ इन आदिवासियों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक छोटी सी बीमारी भी इस पूरी कम्युनिटी का हमेशा के लिए सफाया कर सकती है।
और इस खतरे की गंभीरता को साबित करने के लिए सोर्स 13 अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड एक्सपर्ट्स यानी नरसंहार विशेषज्ञों की एक चिट्ठी का हवाला देता है। इन विशेषज्ञों ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ये मेगा प्रोजेक्ट इस कमजोर जनजाति के लिए किसी डेथ सेंटेंस या मौत की सजा से कम नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात है। और यहीं से एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल खड़ा होता है, जो हमारे चौथे सेक्शन का विषय है, प्रक्रियात्मक अनियमितताएं। मतलब, जब इतनी भयंकर चेतावनियां दी जा रही थीं, तो फिर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी आखिर मिली कैसे? आइए देखते हैं सोर्स इस बारे में क्या दावे करता है। इस मामले में आलोचकों के दावे सच में चौंकाने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए नियमों में कई बड़े लूप होल्स का फायदा उठाया गया, जैसे कि जिस ग्राम सभा ने जंगल काटने की मंजूरी दी उसमें एक भी आदिवासी सदस्य शामिल नहीं था। इसके अलावा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे करने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं, उसे कथित तौर पर महज 6 से 7 दिनों में जल्दबाजी में पूरा कर लिया गया। गैलाथिया बे, जो पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसका दर्जा रातों रात खत्म कर दिया गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दावा तो ये है कि 2021 के आधिकारिक नक्शों से कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया गया, ताकि प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन ही ना आए। इन सभी गंभीर आरोपों के बाद हम अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का डिबेट। अक्सर सोशल मीडिया या न्यूज़ में इस प्रोजेक्ट के समर्थन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल तर्क दिया जाता है। वो दावा ये है कि ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट भारत को चीन के समुद्री व्यापार का रास्ता चोक करने यानी रोकने की ताकत दे देगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या ग्रेट निकोबार पर बना एक बेस वाकई मलक्का स्ट्रेट में होने वाले ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है? सोर्स इस नेशनल सिक्योरिटी वाले नैरेटिव को बहुत ही दिलचस्प तरीके से चुनौती देता है, सिर्फ वहां के भूगोल और नक्शों को देखकर। इसे समझने के लिए सोर्स सबसे पहले हमें बताता है कि एक स्ट्रेट आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये 2 बड़े समंदरों को जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा पानी का रास्ता होता है। अब एनालिसिस पॉइंट आउट करता है कि मलक्का स्ट्रेट के जो असली संकरे हिस्से हैं, जिन्हें चोक किया जा सकता है, वो दरअसल सिंगापुर और मलेशिया के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार आइलैंड तो इस स्ट्रेट की एंट्री से ही 200 से 300 किलोमीटर दूर है। तो सोर्स का साफ कहना है कि इतनी दूर बैठकर इतने चौड़े रास्ते को चोक करना भौगोलिक रूप से ही अव्यावहारिक है। और चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि वहां से नाकाबंदी करना संभव है, तब भी सोर्स 5 ऐसे पक्के और वैकल्पिक रास्तों की लिस्ट देता है जो चीन ने पिछले कुछ सालों में तैयार कर लिए हैं। इनमें म्यांमार पाइपलाइंस, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशियन पाइपलाइंस, यूरोपियन ट्रेन कॉरिडोर्स और यहाँ तक कि आर्कटिक शिप रूट्स भी शामिल हैं। विश्लेषण का तर्क है कि चीन ने मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए इन रास्तों को बहुत ही रणनीतिक तरीके से डेवलप किया है। तो ऐसे में वो चोकिंग वाला तर्क तो वैसे ही बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के छठे और आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेक्शन है स्ट्रेटेजिक गोल्स वर्सेस कमर्शियल एम्स। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक हितों के बीच की ये पूरी बहस। आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद है क्या? यहाँ आकर सोर्स एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है। उसका कहना है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है ना, ये असल में सिर्फ एक मुखौटा है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस आधिकारिक प्रोजेक्ट प्लान्स का हवाला देकर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखता है। क्या आप जानते हैं कि इस संरक्षित बायोस्फीयर और नेचर रिजर्व के अंदर कैसीनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स और बड़े-बड़े एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं? बिल्कुल। तो सोर्स का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय विशुद्ध रूप से बड़े कॉरपोरेट और कमर्शियल हितों से प्रेरित है। विश्लेषण ये तय करता है कि सिर्फ मुनाफे और कमर्शियल एक्सपेंशन के लिए एक अनमोल इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है, और सबसे कमजोर आदिवासी समूहों की जिंदगी और उनके अधिकारों को तो जैसे पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया गया है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सिर्फ कुछ कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों साल पुराने एक अनमोल इकोसिस्टम को हमेशा के लिए खो देने को तैयार हैं? क्या हम बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान उन जनजातियों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? इस मेगा प्रोजेक्ट की असली कीमत आखिर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये कीमत चुकाएगा कौन? इस पर जरूर सोचिएगा।